जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए, तो हम लोग बायोलॉजी में केंद्रक से ऊपर हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब केंद्रक से शुरू हम लोग करने वाले हैं। तो आइए, चलिए बिना देर कर ले हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। केंद्रक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है साथियों, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया। जब भी कहते केंद्रक की खोज कौन किया, तो कहेगा अच्छा ब्राउन किस कलर के आदमी, तो ब्राउन कलर के आदमी खोज किया। रॉबर्ट मैंने केंद्रक का खोज कौन किया, तो कहता है केंद्रक की खोज ब्राउन नामक वैज्ञानिक किया था। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखना है केंद्रक का ब्राउन। ठीक है, कह देगा यह, देख लीजिए, कह देगा कोशिका का, यह देखिए कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन होता है साथियों, तो कोशिका का सबसे प्रमुख अंग, कह देगा कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन होता है, केंद्रक होता है। हम लोग अभी कोशिका के भाग देख रहे हैं, तो इसलिए जब भी कह देगा कोशिका का सबसे प्रमुख अंग, तो यह कौन होता है साथियों, केंद्रक होता है। ठीक है, यह ध्यान में रखना है। अब उसके बाद आ जाइए इधर, देखिए यह कोशिका का प्रबंधक, ये सब नहीं याद रखना है। केंद्रक धागेनुमा संरचना के, देखिए केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ के जाल के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। देख लीजिए, इसको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रख लेना। देख लीजिए क्या ध्यान में रखना है कि केंद्रक द्रव में, माने केंद्रक द्रव जो होता है ना साथियों, तो कह देगा अच्छा केंद्रक है, तो केंद्रक द्रव का बात चल रहा है। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ, माने धागा की तरह जो पदार्थ दिखाई देता है ना, उसको ना क्रोमेटिन कहते हैं। यानी कह देना है कि वो केंद्र पर पढ़ने गए थे, होता ना कि केंद्र पर पढ़ने गए थे। कहाँ, इतना कहता कि आंगनबाड़ी केंद्र, तो कहेंगे कि इसमें स्कूल का केंद्र, तो स्कूल के केंद्र पर पढ़ने गया, तो धागेनुमा पदार्थ माने जो होता है ना, जो जाल के रूप में बिखरा होता है ना, तो जाल के रूप में बिखरा, तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं साथियों। ठीक है, क्रोमेटिन जो है ना, क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग दिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्रोमेटिन किसको कहते हैं, यानी जो धागा जाल की तरह जो बिखरा रहता है ना साथियों, यह केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा रहता है। यानी कह देगा अच्छा जाल है, जाल में फंसा के झूठों के हमको कहा कि चलो वहाँ कोई सामान खरीदेंगे, हमको जाल में फंसा के स्कूल में मैट्रिक में पढ़ाने ले गया, यानी जाल में फंसा कर मैट्रिक में पढ़ाने ले गया, तो हो जाएगा क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन नाम कौन दिया था, कहा कि अच्छा तब मैट्रिक में गए ना, तब फल खाएं। मैट्रिक में गए तो क्या खाएं, फल खाएं। मैट्रिक में गए ना, तो मान लेते कि नाश्ता के लिए होता है ना कि घर से टिफिन बन के जाता था, कहना कि टिफिन नहीं बना के ले जाएंगे, मैट्रिक में अब हम चले गए फल खा लेंगे, यानी तो मैटिन का यानी क्रोमेटिन, यानी नाम कौन, फ्लेमिंग दिया था। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, यह प्रोटीन हिस्टोन व डीएनए का होता है फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी कहना कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। आरएनए का होता है राइबोक्लिक एसिड हो जाता है। ठीक है, राइबोक्लिक एसिड हो जाता है आरएनए के। तो ध्यान रखना, यह प्रोटीन हिस्टोन, यानी अब हिस्टोन एगो प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, और केंद्रक जो होता है हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है केंद्रक। ठीक है, बताइए, ये कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित होता है। इस धागों को गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो गुणसूत्र, यह उतना आपको सिर्फ ध्यान में रखना, थोड़ा मोड़ा, यह सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट था यहाँ पे यह इसको, और यह प्रमुख अंग होता है केंद्रक, यह इम्पोर्टेंट है। ये धागेनुमा ये सब थोड़ा मोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए गुणसूत्र। ठीक है, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं साथियों। क्रोमेटिन में सिकुड़ कर न धागा छोटा मोटा रहता है, उसको क्रोमेटिन कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जीवधारियों की कोशिका के केंद्र गुणसूत्र निश्चित होते हैं। ठीक है, हटाइए। मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है साथियों। देख लीजिए, यह गुणसूत्र के बारे में हम लोग बढ़िया से 1 मिनट थोड़ा देखते हैं। चलिए, क्या कहना है कि मानव, जैसे देखिए, जैसे मानव में मनुष्य में 23 जोड़ा, 23 दूना 46 को गुणसूत्र पाया जाता है। यह गुणसूत्र की संख्या आप लोग को याद रखना है, यानी मानव में कितना, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। मानव में कितना साथियों, तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। और चिंपांजी, अब देख लीजिए, चिंपांजी में ज़्यादा पाया जाता है। यानी हम लोग सबसे पहले बंदर चिंपांजी का ही रूप न थे साथियों, यानी हमारे पूर्वज, मान लेते पूर्वज जो हुआ करता था, मनुष्य का जो उत्पत्ति इस चिंपांजी सबसे हुआ है।
तो इसीलिए मानव में 23, चिंपांजी में 24 और बंदर में 21 जोड़ा, 21 जोड़ा यानी 21 दूना 42, 24 दूना 48 गो। सिर्फ जोड़ा पूछ देगा तब इतना हो जाएगा, नहीं तो उसका दुगुना हो जाता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मानव में टोटल कितना होता है, तो टोटल 46 गो होता है, यानी 23 जोड़ा। ठीक है, चिंपांजी में 24 जोड़ा और बंदर में 21 जोड़ा, यह आपको ध्यान में रखना है। देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, या इसको नहीं आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको नहीं याद रखना है। गुणसूत्र ये सब आपको ये एस्ट्रोनोमर फोस्ट्रोनोमर ये सब आपको नहीं याद रखना है। ठीक, अब आ जाइए, ये सब भी आपको नहीं। हाँ, गुणसूत्र को वंशागति का वाहक कहा जाता है। जब भी कह देगा ना वंशागति का वाहक, माने वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है, तो कहना अच्छा वंश, अपना वंश में बहुत गुण है, बहुत गुण है, वंश में बहुत गुण है, यानी वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है साथियों, वंशागति का वाहक तो गुण सूत्र को कहा जाता है। ध्यान रखना है कि वो वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है, वंशागति का वाहक तो गुण सूत्र को साथी वंशागत का वाहक कहा जाता है, वंशागति के वाहक गुण सूत्र को कहा जाता है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, ये इधर हो गया आपको। अब आ जाइए गुण सूत्र देख लीजिए, यहाँ पे देखिए गुण सूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, तो कह देगा गुण सूत्र के वंशागत का सिद्धांत कौन दिया था, तो सूटन एवं बोबेरी दिया था, बोबेरी। यही बोबेरी जो तारककाय की खोज किया था, बोबेरी। वहीं तारककाय की खोज किया था बोबेरी ने, वहीं बोबेरी और सूटन, सूटन यानी कह देना कि अच्छा सूट करने वाला सूटन। या ध्यान रखिएगा, अच्छा अपना वंश 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 बढ़ा तो उसको सूट खरीद के देंगे, होता है ना कि वंश वंश बढ़ा उसको सूट खरीद के देंगे। तो ध्यान में रखना कि अच्छा यानी वंशागत का सिद्धांत कौन दिया था, देख लीजिए क्या कहते हैं वंशागति का भाग किसे कहा जाता है, तो गुण सूत्रों को कहा जाता है। ठीक है, तो उसको सूट खरीद के देगा बड़का सूट, यानी सूटन बोबेरी, बोबेरी सूटन बोबेरी, तो बड़ा सूट देंगे तो बोबेरी। यह ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए डीएनए एवं आरएनए संरचना, यह जो ना इम्पोर्टेंट है, डीएनए एवं आरएनए की संरचना। माने डीएनए का अधिकांश मात्रा, देखिए डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ, केंद्रक में होता है। डीएनए डीएनए अधिकांश मात्रा डीएनए का जो ना केंद्रक में होता है, केंद्रक में होता है। यद्यपि कुछ माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी होता है। पीछे हम आपको बताए हैं कि डीएनए जो है ना, डीएनए के अधिकांश, डीएनए के खोज कौन किया, केंद्र के प्रधानमंत्री बताए थे ना, याद आया होगा। तो केंद्र के प्रधानमंत्री डीएनए की खोज किया था। तो डीएनए अधिकांश केंद्रक में रहता है, अभी जाकर ओकरे में सट गया है, यानी अधिकांश केंद्रक में रहता है। ठीक है, थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी रहता है। ठीक है, देख लीजिए डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यह ध्यान में आपको रखना है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा देगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड कौन होता है, पॉली यानी पॉली मतलब पॉलीथीन में रखेंगे, न्यूक्लियर के द्वारा, न्यूक्लियर के बम ना, न्यूक्लियर बम समझ के, तो डीएनए को न्यूक्लियर बम समझ के रखेंगे पॉलीथीन में। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए देख लीजिए, यह डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार का होता है, ये सब आपको नहीं याद रखना है, थोड़ा मोड़ा देख लीजिए। एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो देख लीजिए ए, तो पहले का ए है तो एडिनिन यमीन के जोड़े मिलल रहेगा, एडिनिन, एडिनिन यमीन के साथ जुड़ेगा 2 बंध के द्वारा। अब बाकी गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा 3 बंध के द्वारा। लेकिन ये थोड़ा मोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ाते चल जाएंगे। देख लीजिए यहाँ है ना, एडिनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध और साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान रखना है कि एडिनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन माने गुआनिन साइटोसिन के साथ। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। हाँ, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रस्तुत किया है, आपको हम बताए थे पीछे 1953 में। कब साथियों, तो 1953 में, ध्यान में रखना 1953 में। ठीक है, इस काम के लिए 1962 ईस्वी में से नोबेल पुरस्कार दिया गया। वाटसन को 62 में, वाटसन को 62 में, वाटसन को 62 में, वाटसन और क्रिक को माने वाटसन क्रिकेटर है, तो क्रिक को कब मिला, 1962 में नोबेल पुरस्कार। यह सिर्फ ध्यान में रखना है, 1953 में खोज किया और 1962 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आ जाइए देख लीजिए, यह सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको तो उतना ध्यान नहीं रखना है। फोटो 51 डीएनए की एक्सरे विवर्तन छवि है, जिससे 1952 में किंग्स कॉलेज लंदन में, ये सब आपको आगे आइए।
यह आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, देख लीजिए जीन, देखिए डीएनए की इकाई कह देगा, डीएनए की इकाई कौन होता है, तो कहेगा जीन। जीन, डीन, डीन यानी डीन माने डीएनए, डीन माने डीएनए, डीन से जीन, डीन से जीन, डीन से जीन यानी डीएनए। डीएनए को हम लोग कहेंगे डीन, तो डीन का इकाई होता है जीन, यानी ना कहता कि ऐसा ही मात्रक है, यानी इकाई है जो मापता है उसको। तो ध्यान में रखना, डीन के है जीन, डीएनए के जीन, ठीक है। सिर्फ इतना इसमें ध्यान रखना है, जीन इसकी इकाई किसकी, डीएनए के। अब आ जाइए आरएनए का निर्माण, पहले ही देख लीजिए नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। यानी प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया, तो हरगोविंद खुराना किया था, हरगोविंद खुराना। यानी प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, सबसे पहले भारतीय साथियों, डीएनए का संश्लेषण कौन किया, तो हरगोविंद खुराना किया था, ठीक। अब आ जाइए आरएनए का निर्माण, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। जब भी कह देगा आरएनए का संश्लेषण किससे होता था, आरएनए का संश्लेषण डीएनए से ही होता है। बाकी यहाँ से आपको अब यहाँ इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। अब जब भी कह देगा ना आरएनए में नाइट्रोजन बेस जो होता है ना, बेस जो होता है ना, बेस थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल। यानी आरएनए यूरेसिल, यानी थाइमिन के स्थान पर इसका नाइट्रोजन बेस। सीधे कह देगा ना कि आरएनए का बेस क्या होता है साथियों, आरएनए का बेस, तो आरएनए से यूरे 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 यानी यूरे यानी कह देगा यूरेसिल। यानी आर से ना यूरी यानी रेसिल यानी यूरेसिल, यानी यूरे। समझ लो आरएनए को ना यूरे दिया जाएगा, यूरे ना यूरोपिया होता है, यूरे दिया जाएगा। तो आरएनए का निर्माण कौन करता है साथियों, आरएनए का निर्माण, तो ध्यान में रखना है आरएनए का ना बेस क्या होता है, बेस, तो थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यूरेसिल। यह हो गया। देखिए यहाँ देखिए प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, तो कहेगा अच्छा प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को, माने प्रोटीन बन रहा है तो उसका अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं साथियों, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब आ जाइए यहाँ देखिए, यह देख लीजिए डीएनए और आरएनए में अंतर देख लीजिए, डीएनए एवं आरएनए में अंतर। तो डीएनए और आरएनए, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, यानी सीधे समझ लेना डीएनए डीएनए माने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, आई सीधे राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, यानी राइबोज सीधे होता है इसमें। ऐसे भी आप याद रखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें बेस, इसमें देखिए आरएनए में बेस क्या था साथियों, थाइमिन के जगह पर क्या था, यूरेसिल था। इसके थाइमिन के जगह पर एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। यानी ध्यान रखिएगा इसमें ना यूरेसिल के जगह पर उसमें हो जाएगा, बोले थे ना एडिनिन और थाइमिन, और उसके बाद गुआनिन हम उसके बाद हो जाएगा, गुआनिन के बाद हो जाएगा साइटोसिन। यह होता है डीएनए में। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये बेस इसका याद रखना है, इसको नहीं याद रखना है। तब उसके बाद इसके अलावा जो रहेगा ना डीएनए में ही हो जाता है, ठीक है। इसमें मुख्यतः केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव भी पाया जाता है। वैसे भी डीएनए मुख्यतः कहाँ, केंद्रक में ही पाया जाता है, ठीक है साथियों। आई में कोशिका द्रव भी पाया जाता है, कोशिका द्रव भी पाया जाता है, ठीक। अब आ जाइए, यह आपको इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। जो कोशिका के भाग हम बताए थे, कोशिका के भाग साथियों वहीं से समझ आइए। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर, तो देख लीजिए पादप कोशिका, जंतु कोशिका, आपको हम बोले थे ना पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है, हम आपको बोले थे ना, बोले थे। आप पेप्टिडोग्लाइकन बोले थे, जीवाणु का कोशिका भित्ति होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, आपको याद होना चाहिए। इसमें ना कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें लवण पाई जाती है। वहीं लवण जो फूल उल जो है ना रंगीन भाग होता है, वर्णी लवक जिसको हम लोग कहते हैं, तो लवक, तो ध्यान में रखना। अच्छा लवक पाया जाता है, लवक इसमें पाई जाती है, इसमें लवक नहीं पाई जाती है। इसमें लवक जब पाई जाती है, लवक यानी क्या हो जाएगा साथियों, पादप में लवक पाई जाती है, इसमें लवक नहीं पाई जाती है, ठीक।
तारकाकाई इसमें नहीं पाई जाती। बोले थे हम इस जंतु में सिर्फ पाई जाती है तारकाकाई। तारकाकाई सेंट्रोसोम हम बोले थे ना, इसमें पाया था, जंतु में उसमें नहीं पाया था। लेकिन लवक इसमें पाया था, इसमें नहीं पाया जाता। आवाज़ रिक्तिका बड़ी होती है। पादप कोशिका की रिक्तिका जो होती है ना, रिक्तिका यानी रसधानी रिक्तिका यानी राजधानी बड़ी होती है। राजधानी बड़ी होती है, इसमें राजधानी छोटी होती है। ठीक है, अब देख लीजिए पादप कोशिका, इसका आकार ना आयताकार होता है, इसका आकार वृत्ताकार होता है। जंतु का वृत्ताकार होता है, इसका आयताकार होता है। ठीक, तो यह आपको ध्यान में रखना, यह इम्पोर्टेंट है। अब आ जाइए खोजकर्ता। खोजकर्ता को आपको जरूर याद रखना है। खोजकर्ता आपको जरूर याद रखना है। कोशिका अंग और उसके खोजकर्ता, जो कोशिका का अंग है ना, उसके खोजकर्ता को आपको जरूर याद रखना है। ठीक है साथियों, 1 मिनट थोड़ा पानी पी ले रहे हैं। चलिए कोशिकीय अंग और उसके खोजकर्ता है, ध्यान में रखिए। ये कोशिका अंग, केंद्रक कुंद्रक सब है ना, इस सब का खोज कौन कौन किया है, तो वह हम लोग को देखना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जब भी कहते हैं केंद्र के खोज, तो हम बोले थे ना केंद्र के ब्राउन हम अभी तनका देर पहले बताए हैं, केंद्र के खोज रॉबर्ट ब्राउन किया था। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? हरित लवक साथियों, हरित लवक का खोज। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक। हरित लवक, तो ध्यान में रखना क्लोरोप्लास्ट का खोज चिम्पर किया था। चिम्पर, ध्यान में रखना का अच्छा है। क्लोरोप्लास्ट का आदमी, क्लोरोप्लास्ट की खोज कौन किया? चीन के आदमी किया था। ये सब हमको पता चल गया कौन किया था, ये सब हमको पता चल गया। यानी किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहना कि ये सब हमको पता चल गया कौन किया था, तो चीन के आदमी किया था। एस चिम्पर, एस चिम्पर है, तो एस चिम्पर याद रखना है। एस चिम्पर, चीन ध्यान रखना है। एस चिम्पर माने क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस गए थे पेरिस में, लेकिन यहाँ प्लास्टर करने कहाँ गए हैं? तो यहाँ कदम क्या अच्छा कल पर से गिर गया, तो प्लास्टर करने कहाँ गया? तो चीन में गया, तो एस चिम्पर, तो यानी क्लोरोप्लास्ट की खोज एस चिम्पर कह ले। ठीक है, तार का कहा कि हम आपको बोले थे बोबेरी, माने बड़का तार कितना है? 12 है, तो 12 से बोबेरी। और गोल्जी का है, तो गोल्जी का है, तो उसका नामे से है गोल्जी। आ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको क्या बोले थे साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज यहाँ खोजकर्ता पूछ रहा है, तो खोज कौन किया था? अल्टमैन। लेकिन नामकरण कौन किया था? बेंडा किया था। नामकरण कौन किया था? बेंडा, जो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अब आ जाइए स्फीरोसोम कह देगा अच्छा स्फीरोसोम, फिर क्या आ गया? मैंने ना कहता कि वापस कहीं जा रहा था और फिर वहाँ से वापस आ गया, तो ना कहता कि वापस से फिर के तुम चले आया। तो स्फीरोसोम, तो पर नर, यानी कोई नर नाम के आदमी है, माने नर है माने मादा नहीं, माने महिला नहीं, पुरुष है। वहाँ जा रहा था, वहाँ से वापस वो फिर के आ गया, यानी नर, तो पर नर। ठीक है, क्रोमेटिन हम आपको बोले थे ना, मैट्रिक में पढ़ने गए थे तो फल खाएं, मैट्रिक में पढ़ने गए तो फल खाए, तो क्रोमेटिन फ्लेमिंग, यह आपको ध्यान में रखना है। केंद्रिका का खोज फोंटाना, ध्यान में रखना। अच्छा, कहीं भी कोई भी आपका परीक्षा केंद्र जहाँ पड़ता है ना, वहाँ फ़ोन लेके नहीं जाना, यानी फोंटाना, यानी केंद्र पर जहाँ जाइएगा तो केंद्र पर फ़ोन नहीं ले जाना। तो देखिए केंद्र का हो जाएगा क्या? ब्राउन, लेकिन केंद्रिका, ये केंद्रिका है, ये केंद्र का तो हम ब्राउन बोलिए दिए थे, लेकिन केंद्रिका आपको ध्यान में रखना है। केंद्रिका के फोंटाना, केंद्र पर जाएंगे तो फ़ोन नहीं लेके जाएंगे, तो केंद्रिका यानी फोंटाना। क्रोमोसोम, जब भी कहते हैं वही क्रोमोसोम, जिसको गुणसूत्र कहते हैं साथियों, तो वही गुणसूत्र जो ना क्रोमैटिन में गाढ़ा भाग होता है, मोटा और पतला गाढ़ा, वही क्रोमैटिन कहलाता है। तो ध्यान में रखना है कि क्रोमोसोम का खोज तो हाफ मिक्सचर का किया है, तो कहना कि हाफ मिक्सचर, यानी कहते हैं क्रोमोसोम के खोज हाफ आदमी किया था, हाफ मैन किया था, तो हाफ मिक्सचर, हाफ ना कहते हैं कि ये क्रोमोसोम का खोज किया था, क्रोमोसोम हाफ आदमी, तो हाफ मिक्सचर। ठीक है, अंतः द्रवई जालिका माने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को कहते हैं हम लोग। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज कब किया था? पोर्ट पर क्या ना कहता है, कोई चीज़ का पोर्ट ना होता है, तो कहते हैं कि अच्छा अंतर्द्रव यानी जल वाला पोर्ट, माने बंदरगाह, पोर्ट यानी बंदरगाह, तो पोर्टर हो जाएगा। ठीक है, और लाइसोसोम, डूब गया था पानी में, नहीं बोले थे, तो लाइसोसोम सीडी डूबे। और राइबोसोम, तो राइबोसोम पैलेड है, वही क्या कहते हैं, जी पैलेड नहीं हम बोले थे,
तो वहीं जी पैलेडे है, राइबोसोम सीधे रहेगा तो जी पैलेडी। लेकिन जंतु में किया था, पादप में 1953 में पादप में कौन किया था? तो रॉबिन्सन और ब्राउन किया था। आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए जीव द्रव। तो देखिए जब भी कहते हैं अच्छा जीव द्रव तो कहेगा 2-4 दिन के बाद जीव द्रव का खोज होगा, 2-4 दिन के बाद जीव द्रव का खोज होगा। अभी जीव द्रव का खोज नहीं करेंगे, 2-4 दिन के बाद करेंगे, 2-4 दिन के बाद। तो जीव द्रव के कहेगा 2-4 दिन मानो 2-4 दिन के बाद और 2-4 दिन। केंद्रक कला जब भी कहेगा अच्छा केंद्रक कला तो कहेगा हार्ट बीग। जब भी कहेगा ना केंद्रक कला तो हार्ट बीग देगा। केंद्रक कला हार्ट बीगने का कला है, हार्ट बीगने का कला रहता है, यानी कहना कि वो हार्ट बीगने का कला रहता है तो केंद्रक कला। तो यह आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से जिस तरह से हम याद करवाएं साथियों, इस तरह से आपको यह याद करके रखना है। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देख लीजिए यह इम्पोर्टेंट सब है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में बिरचाउ ने देखा। आपको हम पीछे बताए थे कि बिरचो 1855 में, ध्यान में लाइए 1855 में बिरचो किया था। कौन? कोशिका विभाजन। स्लाइडर में स्वान जो कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि कोशिका का विभाजन कैसे होता है। लेकिन यही बिरचो, कहीं बिरचो लिखा, कहीं बिरचाउ लिखल रहता है। तो ध्यान में रखना, यही बिरचाउ जो है ना, कहता अच्छा वीर आदमी है, वीर आदमी यह बता दिया कि कोशिका कैसे विभाजन होता है 1855 में। अब देख लीजिए कोशिका का मुख्य 3 भाग होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन। तो माने असूत्री और अर्धसूत्री और समसूत्री। तो यह आपको ध्यान में रखना। इधर आइए, किधर गया, हाँ यहाँ मिल गया, देख लीजिए। आ जाइए, असूत्री विभाजन कह देगा यह विभाजन अविकसित कोशिका जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। कह देगा कि आपसे ध्यान में रखना करना कि अविकसित कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। माने जो विकसित कोशिका नहीं होता है, अविकसित होता है, वो विकसित होता ही नहीं है, उसमें होता है असूत्री विभाजन। जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, हरित लवक नहीं साथियों, नीलहरित शैवाल यहाँ है, ध्यान में रखना है। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट अमीबा प्रोटोजोआ। यानी कह देगा ईस्ट में जाना है, ईस्ट के मतलब पूरब में जाना है। अमीबा को तो जाओ यानी प्रोटोजोआ। यानी जीवाणु, नीलहरित शैवाल ध्यान में रखना है। ईस्ट अमीबा प्रोटोजोआ, माने ईस्ट की ओर गया अमीबा तो जाओ तो प्रोटोजोआ। यह आपको इस तरह से ध्यान में रखना। अब इधर आ जाइए, यह समसूत्री और सूत्री सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है साथियों, इसलिए हम आपको बढ़िया से करवा दे रहे हैं। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। यानी कौन देखा है साथियों? तो वही फ्लेमिंग। यानी फल खाते खाते जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। यानी कह रहा है समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु में, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु में सबसे पहले कौन दिखा? तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जंतु में सबसे पहले देखने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है फ्लेमिंग, यानी वाल्थेर फ्लेमिंग। उन्होंने इस सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। माइटोसिस ध्यान में रखना है। खोजा किया 1879 में, लेकिन 1879 में खोज किया, 3 वर्ष के बाद 1882 ईस्वी में यह नाम दिया माइटोसिस। यानी माइटोसिस का मतलब हो जाता है वही समसूत्री विभाजन नाम कौन दिया? तो कहेगा अच्छा वाल्थेर फ्लेमिंग दिया था। यह विभाजन काई कोशिका में होता, ध्यान में रखना है। यह विभाजन काई कोशिका में, तो कहेगा वो पहले समसूत्री हम लोग पढ़ रहे हैं, असूत्री में तो कुछ है ही नहीं है, समसूत्री पढ़ रहे हैं, नहीं तो पहले कब पढ़ रहे हैं, तो काई कोशिका में। ठीक है, काई कोशिका में होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है वाल्थेर फ्लेमिंग। अब आ जाइए, यह प्रक्रिया के द्वारा, इतना सारा प्रक्रिया के द्वारा ये होता था, ये सब आपको नहीं याद रखना है। कह देगा इस विभाजन के फलस्वरूप जनक कोशिका से 2 संतुलित कोशिका का निर्माण होता है। अब प्रत्येक संतुलित कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर था। देख लीजिए, कहने का मतलब ही क्या किया हुआ है कि इस विभाजन में एक जनक माने होता है ना, एक पिता, उससे 2 बनता है, माने एक पिता से
दो संतित माने बनता, माने दो गो संतान बनता है, समझ लीजिए। और फिर उस संतान का मान लेते हैं ना जो गुणसूत्र होता है, वो प्रत्येक संतान के गुणसूत्र ना उसके पिता के गुणसूत्र माने जनक कोशिका के गुणसूत्र के बराबर होता है। यानी कह देगा कि एक जनक कोशिका से दो संतित कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, एक जनक कोशिका से दो संतित कोशिका का निर्माण होता है और प्रत्येक संतित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होता है। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रख लीजिए कि न एक जनक कोशिका का दो संतित कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, केवल 2 से 3 मिनट तक होती है। यानी सबसे पश्चावस्था माने एनाफेज होता है ना, एनाफेज कहते हैं कि सबसे छोटा होता है एनाफेज, एनाफेज सबसे छोटा होता है, 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। अब आ जाइए अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में फार्मर एवं मूर्रे, यानी अर्धसूत्री विभाजन का अच्छा फार्मर और मूर्रे। फार्मर मर गया क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन की खोज करने गया था। तो फार्मर और मूर्रे इसको 1905 ईस्वी में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मायोसिस नाम दिया था। यानी अर्धसूत्री विभाजन नाम, यानी इसको मायोसिस कहते हैं, उसको माइटोसिस कहते हैं। माइटो उसमें ट आता है, इसमें ट नहीं है, तो सीधे मायोसिस हो जाता है। वो माइटोसिस हो जाता है और इसमें से मायोसिस हो जाता है। ठीक है, यह फार्मर एवं मूरे किया था इसका खोज, और उसका वाल्थेर फ्लेमिंग किया था। आ जाइए अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने किया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन ट्रांसबर्गर ने 1888 में किया। यानी देखिए इसका नाम कौन दिया? नाम दिया है, देख लीजिए, अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिया कौन? तो नाम दिया है फार्मर मूरे ने 1905 ईस्वी में। नाम दिया फार्मर मूरे 1905 ईस्वी में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में इसका नाम दिया मायोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया, लेकिन इसका खोज बीजमैन किया था। फार्मर पहले बीज न लाएगा, फार्मर पहले बीज लाएगा, खोज किया बीज। ठीक है साथियों, खोज किया कौन? बीज वाला, पहले बीज वाला खोज किया, तब जाकर फार्मर एवं मूर्रे मिल के काम किया। ठीक है, अब देख लीजिए उसके बाद क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर लगाया खेती के लिए। तो ट्रांसबर्गर 1888 में इसका विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, यानी समसूत्री का तो मायोसिस का खोज वाल्थेर फ्लेमिंग 1879 ईस्वी में किया। 1882 ईस्वी में उसका नामकरण भी हुए किया, खोज हुए भी किया, वही किया। ठीक है साथियों, लेकिन यहाँ खोज किया था बीजमैन, नाम रखा था फार्मर, माने बीज पहले लाएगा, फार्मर माने किसान, तब फार्मर माने मूर्रे 1905 ईस्वी में। लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन ट्रांसफार्मर लगाएंगे आप, पानी उनी पटाएंगे तब ना एकदम बढ़िया से विस्तृत होगा। तो विस्तृत अध्ययन किया था अर्धसूत्री विभाजन कौन? ट्रांसबर्गर 1888 में। ठीक, अब आ जाइए ये अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे अर्धसूत्री कोशिका 2 भागों में बांटा जाता है, एक में अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड। तो ये आपको नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ याद रखना अर्धसूत्री फर्स्ट गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, माने अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसलिए इसे न्यूनतम न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। न्यूनकारी विभाजन किसको कहते हैं? आपसे पूछेगा न्यूनकारी विभाजन कौन होता है, तो कह देगा अच्छा गुणसूत्र आधा होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में। सीधा अर्धसूत्री नहीं कहना है, और सिर्फ अर्धसूत्री 2 नहीं कहना, सीधा अर्धसूत्री फर्स्ट कहना है। ठीक, इसका भी 4 फेज होता है, ये फेज सब आपको नहीं याद रखना है, ये इतना लेप्टिन पैक्टिन ये सब आपको नहीं याद रखना। ठीक, यह आपको नहीं याद रखना है। चलिए यह ध्यान में रखिए, क्रॉसिंग ओवर जो है ना हमेशा नॉन स्टीर क्रोमेटिड के बीच होता है। जब भी कह देगा क्रॉसिंग ओवर, यानी समझ में अच्छा क्रॉसिंग हो रहा है कहाँ? तो कहेगा नॉन स्टर, यानी क्रॉसिंग वाला रास्ता कहाँ? जब नाना के घर गए थे तो या मैट्रिक में पढ़ने गए थे तो 9 स्टर क्रोमेटिक। कहता है कै गो क्रॉसिंग है? तो कहेगा 9 गो 9 गो क्या है? क्रॉसिंग। तो ध्यान में रखना है क्रॉसिंग ओवर हमेशा 9 स्टीर क्रोमेटिड के बीच होता है। ठीक है, अभी सब आपको नहीं याद रखना है। चलिए अब इधर आ जाइए, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। क्या है आपको ध्यान में रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन जो सेकेंड है ना, देखिए अर्धसूत्री विभाजन के 2 गो बेटा, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड। तो अर्धसूत्री फर्स्ट जो था जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, इसलिए उसको क्या कहते थे? न्यूनकारी विभाजन कहते थे। लेकिन अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन
नहीं, अर्थसूत्री सेकंड विभाजन समसूत्री विभाजन के समान होता है, समसूत्री विभाजन के समान होता है। अब देखिए अर्थसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतृप्त कोशिका का निर्माण होती है। उसमें क्या था, समसूत्री में एक जनक से 2, लेकिन इसमें 1 से 4 होता है। यह ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, यह हम लोग यह करते हैं तो आप लोग क्लियर हो जाइएगा। यहाँ से देख लीजिए। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर जो है ना, वह हम लोग देख रहे हैं। देख लीजिए, यह काई कोशिका में हम आपको बोले तो समसूत्री पहले है अर्धसूत्री से, तो क ख ग पढ़ेंगे, लेकिन यह जनन कोशिका में होता है, जनन कोशिका में। यह जरूर ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पूछा हुआ है कि अर्धसूत्री विभाजन यह जनन कोशिका में होता है, जनन कोशिका में, ये काई कोशिका में होता है समसूत्री। समसूत्री काई में और जनन कोशिका में। ठीक है साथियों, इसके विभाजन में कम समय लगता है, 2 से 3 मिनट बताया, तो इसमें ज़्यादा लगता है। इस विभाजन के दौरान कोशिका माने एक जनक कोशिका से 2 संतृप्त कोशिका बनता है, इसमें 1 से 4 बनता है। यह आपको ध्यान में रखना है। यह गुणसूत्र जैसी ये सब आपको ई नहीं याद रखना, ठीक। आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें ये सब आपको नहीं याद रखना है। देख लीजिए यहाँ, इसका प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, जिसको पश्चावस्था कहते थे, पश्च अवस्था नहीं कहते हैं। इसकी प्रोफेज अवस्था ना लंबी होती है, बड़ी होती है। यानी प्रोफेज अवस्था समसूत्री के माने जिसको हम लोग पश्च अवस्था कहते हैं, छोटी होती है, इसका बड़ी होती है। ठीक है साथियों, किसका, अर्धसूत्री का बड़ी होती है। तो यह ध्यान में रखना है। अब आ जाइए यहाँ, जैव विकास। जब भी जैव विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद आइए। ये सब आपको नहीं करना है। देख लीजिए, जैव विकास में देख लीजिए, लैमार्क, डार्विन, डी ब्रिज, ये सब ना अपना संकल्पना दिया है, इसके बारे में कह रहा है। जैव विकास के, जैव विकास में जैव माने जैव विकास में यह अपना संकल्पना दिया है। तो ध्यान में रखना, जैव विकास में कौन कौन सब दिया है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। लैमार्क, डार्विन, डी ब्रिज, वेलेस। तो वेलेस के बारे में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जिस सब के बारे में दिया हुआ हम लोग देखेंगे। आप देख लीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो है ना समजात अंग बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। देख लीजिए, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं। यानी देखिए, है एक ही जात का, है एक ही जात के, ठीक है। देखिए, इसको होमोलोगस कहते हैं। होमोलोगस यानी ध्यान में रखना, इसका इंग्लिश नाम भी पूछ देता है, ठीक है, होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस ध्यान में रखना। चाह होम पर लोग सब आ गया है, होम पर अपन लोग सब आया, माने समान जात के आदमी आया। होम पर लोग आ गया, कौन लोग, तो कहेगा समान जात के लोग आ गया है। होम पर लोग, एक मिनट थोड़ा मोड़ा, होम पर जब भी कह देगा ना, होम पर कौन लोग आ गया, तो समान लोग आ गया, समान लोग। तो कह देना कि अच्छा, समजात अंग ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देता है। आप देख लीजिए, कहने का मतलब है कि जो समजात अंग होता है ना, एक ही समान का अंग होता है, लेकिन इन सब का कार्य अलग अलग रहता है। किसी का कार्य उड़ने वाला हो जाता है, किसी का काम तैरने वाला हो जाता है, किसी के कार्य रेंगने वाला रहता है। तो उस सब का अलग अलग बना रहता है, एक ही अस्थि का, लेकिन उस सब का कार्य अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण वो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वो अलग अलग रहता नहीं है, अलग अलग लेकिन दिखाई देता है। उसको क्या कहते हैं साथियों, होमोलोगस। माने अपना ही लोग है, अपना ही लोग है, माने अपने होम पर आया वही लोग है, लेकिन इसका काम अलग अलग है, काम अलग अलग। वो आया है, होमोलोगस आया है, नहीं तो रहता तो एक ही काम रहता है, लेकिन वो आया है यानी दूसर काम करके। तो ध्यान में रखना है, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देता है, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणिकी परिवर्तन समान होता है, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, आपको इतना जरूर याद रखना है साथियों, ये चीज़ जो लिखे हैं सो, क्योंकि यह बहुत बार पूछा हुआ है, या पूछने लगता है ना धुन इसको। ठीक है, समजात अंग यानी होमोलोगस ध्यान में आपको रखना है, ठीक। मैंने अंग समाने हैं, लेकिन कार्य अलग अलग, जिसके कारण यह अलग अलग दिखाई देता है। जैसे देखिए, सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगली टांग, बिल्ली की पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक ही जैसी है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियोअल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस आदि अस्थियाँ होती है। इस भ्रूणिकी विकास भी एक ही जैसा होती है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है।
सील की फली पर तैरने के लिए, सील के फली पर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े के टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। यानी कहने का मतलब समझे, यानी ये सभी जो है ना साथियों, ये 1 मिनट दिखा देते हैं, यह एक ही सामान था लेकिन काम अलग अलग। सील के फली पर तैरने के लिए, घोड़ा दौड़ने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए अलग अलग उपयोग में आने लगा ना, तो ये अलग अलग दिखाई देने लगा, लेकिन ये है सब एक ही सामान। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, यानी एक ही सामान है सिर्फ, यानी ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब ध्यान में आपको रख लेना। ठीक, अब आ जाइए, अब समरूप देख लीजिए। समरूप माने रूप यानी रूप एक समान हो गया, यानी रूप एक समान है, रूप अगर एक समान है माने देखने में एक लगता है, लेकिन उसका कार्य जो है ना, सॉरी माने रूप अलग अलग है। रूप जो है ना, रूप उसका रूप देखने में अलग अलग है, लेकिन कार्य एक ही समान हो जाएगा। कार्य एक ही समान हो जाएगा ना, जिसके कारण यह एक ही समान दिखाई देने लगता है, उसको समरूप कहते हैं। माने एनालोगस हुआ था होमोलोगस माने अपने आदमी सब आया था, अलग अलग काम करके अपने आदमी आया था, लेकिन यहाँ एनालोगस का मतलब समरूप हो जाता है। ठीक है साथियों, तो इसको आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। 1 मिनट आ जाइए इधर। जैसे तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं, देखने में एक ही समान होता है, परंतु इन सभी में उत्पत्ति अलग अलग से होता है। तितली के पंख की रचना शरीर के भीतरी भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना उसकी अग्रपाद एवं पैरों द्वारा, चमगादड़ के पंख रचना हाथ की अगली उंगली तथा जड़ के बीच फैली त्वचा के द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब समझिए आप क्या कह रहा है। इसको पूरा आपको नहीं याद रखना, सिर्फ याद रखना है कि होमोलोगस जिसको समजात अंग कहते हैं उसके बारे में तो आपको मालूम है, और यहाँ एनालोगस जिसको समरूप अंग कहते हैं। माने देखिए, इसका संरचना अलग अलग है लेकिन इसका रूप एक समान है, खाली उड़ने का तो लगता था कि यह एक है, उसी को हम लोग एनालोगस कहते हैं, माने समरूप कहते हैं, समरूप कहते हैं। तो यह सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, 1 मिनट। अब अवशेषी अंग साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवशेषी अंग ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होती थी, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो गया है। यानी देखिए, कहने का मतलब आप समझिए, उदाहरण के लिए कर्णपल्लव, त्वचा के बाल, देखिए वर्मीफॉर्म एपेंडिस, देख लीजिए। कहने का मतलब समझिए, अवशेषी अंग का मतलब देख लीजिए। पहले हम लोग का जो पूर्वज होता था, बंदर उंदर वो सब होता था ना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आदमी के रूप पकड़ने लगा, तो होमोसेपियंस यानी होता है ना बहुत पुराना, यानी धीरे धीरे आदमी के रूप पकड़ने लगा। तो देख लीजिए, पहले पूँछ होता था, लेकिन धीरे धीरे देखिए, कोई भी जिस अंग का काम नहीं है आपको, वह अंग समाप्त हो जाएगा साथियों। पूँछ का तो कोई काम नहीं था साथियों, हम लोग को पूँछ का कोई काम नहीं था, जिसके कारण धीरे धीरे पूँछ धीरे धीरे खत्म होते चला गया। यह रीढ़ का जो हड्डी है ना, उसी से जुड़ा हुआ रहता था पूँछ। ठीक है साथियों, तो धीरे धीरे वह समाप्त होते चला गया। यानी कहने का मतलब है, देख लीजिए, एक ऐसा समय आएगा ना कि पुरुष हो या महिला, माने हज़ारों साल पहले के बात कह रहे हैं, आने वाला 1000 साल पहला ऐसा समय आएगा कि पुरुष हो या महिला, सर से बाल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाल का कुछ उपयोग ही नहीं है। आप कहिएगा बाल सूंघते हैं ना, तो सूंघना कोई काम नहीं है, यानी आपके शरीर के अंग में उसका कोई उपयोग आना चाहिए। पहले आँख जो होता था ना साथियों, देख लीजिए, ये आँख होता था, यहाँ आँख होता था, ये आँख है ना, देख लीजिए यहाँ आँख। तो यहाँ ना पहले एक लाल टाइप के बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा पहले के आदमी को निकल आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसका कोई काम नहीं, समाप्त हो गया। पेट में अपेंडिक्स पहले होता था बहुत ज़्यादा, अब अपेंडिक्स धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। यानी कहने का मतलब, जो हमारे शरीर में अवशेषी पदार्थ है ना, और अभी भी 100 गो अवशेषी पदार्थ है साथियों, यह ध्यान रखना है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यानी कर्णपल्लव, यानी देख लीजिए, कर्णपल्लव का मतलब देख लीजिए, मान लीजिए कान के छिद्र है, इसके ऊपर इसे कान नहीं है, ये ऊपर वाला इस समाप्त हो जाएगा, खाली हम लोग का छिद्र रहेगा। आने वाला समय में हम लोग का नहीं, हम लोग का पूर्वज का पूर्वज आने वाले माने आगे पीढ़ी अगला पीढ़ी के लगभग 1000-2000 साल बाद के बात कह रहे हैं। यानी इसका अवशेषी अंग का मतलब वही होता है, जिसका उपयोग नहीं होता, लगभग समाप्त हो जाता है। देख लीजिए, यानी मनुष्य में अभी भी 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन था? तो जब भी कह दे कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव, तो प्रकाश के लिए साइन करना पड़ेगा, तो साइनोबैक्टीरिया कह देगा सर्वप्रथम प्रकाश
प्रकाश संश्लेषी, यानी प्रकाश को संश्लेषित करने का सर्वप्रथम कहेगा कि प्रकाश को संश्लेषित करेंगे, संश्लेषित करेंगे तो संश्लेषित करेंगे तो साइन करो तो साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, पक्षियों का विकास सड़िस रूप से हुआ है, ध्यान में रखना साथियों, यह पूछा जाता है क्वेश्चन सब। पक्षियों का विकास सड़िस रूप से हुआ, पक्षियों का विकास सड़िस रूप से। और जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। जल और स्थलचर जीवों का विकास, जल और स्थलचर तो मत्स्य वर्ग से हुआ। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सड़िस रूप से हुआ है, यानी पक्षियों का और स्तनी वर्ग का सड़िस रूप से हुआ, पक्षियों का और स्तनी का सड़िस रूप से, जल स्थलचर के मत्स्य वर्ग से हुआ है साथियों। ठीक है, इधर आ जाइए अब ई जीवाश्म सभी आपको नहीं याद रखना। ठीक है, इसे थोड़ा समझ लीजिए, याद नहीं करना, इसको हम समझा देते हैं कि मान लेते हैं भूकंप आता है, कोई पेड़ पौधा जंतु सब जमीन में फट के अंदर दब जाता है, वहीं आगे जाकर जीवाश्म बन जाता है साथियों। ठीक है, वहीं से क्या कहते हैं पेट्रोल उट्रोल जो प्राकृतिक गैस सब निकलता है उसी सब से। आ जाइए अब यहाँ आइए, जैव विकास का सिद्धांत, यह इम्पोर्टेंट है साथियों। लैमार्कवाद का सिद्धांत करेगा कि लैमार्क ना, यही लैमार्क और ट्रीबिरेन साथियों, जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1801 ईस्वी में किया था। 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, 1809 ईस्वी में यह लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया। इनकी पुस्तक है फिलोसफिक जूलॉजी का। आपसे पूछ जाएगा फिलोसफिक जूलॉजी किसका है, तो कह देगा अच्छा लैमार्क का पुस्तक है, ध्यान में रखना है। फिलॉस कह देना, अच्छा फी लॉस हो गया। ठीक है, जू में देखने गए ना, जू घूमने गए तो फी का लॉस हो गया। अरे कहने कि जू गए कुछ भी नहीं देखे, कोई चिड़िया उड़िया सब नहीं देखे। ठीक है, तो फी लॉस हो गया, कौन कहेगा, तो लॉस हो गया, फी का लॉस हो गया तो मार खाएगा, तो लैमार्क। ठीक है, यानी फिलोसफिक जूलॉजी किसका पुस्तक है, लैमार्क का पुस्तक है साथियों। अब आ जाइए, ये जीवों के अंगों को सतत बड़े रहने के लिए ये सब आपको नहीं याद रखना है। आ जाइए, यहाँ से याद रखिए, अंगों को कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो कहेगा कि अंगों का, हम आपको समझाए थे कि जिस अंग का उपयोग आप ज़्यादा करिएगा ना वो आपका ज़्यादा मजबूत होगा। यानी कहने का मतलब जो बामा हाथ वाला उपयोग करता है बाएं हाथ का, उसका बाएं हाथ मजबूत रहता है, दाएं हाथ का जो उपयोग करता है दाएं हाथ का उपयोग मजबूत रहता है। जिम करके आप डंबल से एकदम बाइसेप बना लेते हैं, यानी कहने का मतलब उसका उपयोग आप खूब करते हैं जिस हाथ का, देखिएगा उसका बाइसेप तनका ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो ध्यान में रखना है ना, अंगों को कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत किसको, तो लैमार्कवाद के द्वारा, यानी लैमार्कवाद का सिद्धांत ही कहते हैं इसको। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, कह देगा कि जिराफ का देख लीजिए, जिराफ जो ना अपना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्दन से वो अपना खाता है, बहुत ज़्यादा गर्दन से लंबा, यानी गर्दन से, कहने का मतलब देखते आप कहिएगा गाय भैंस का भी तो हो सकता है, तो गाय भैंस के बगल में रख दीजिएगा ना तो वो बगले के ही खाएगा। लेकिन जिराफ सब है ना, देखिएगा आगे तक भी रख दीजिएगा तो आगे कोशिश करेगा, जितना आगे रखे ना और उससे आगे और खींचेगा, गर्दन को लमड़ाता है ताकि और आगे वाला हम खींच के खा ले। तो यानी जो शुरू से जिसका उपयोग ज़्यादा हुआ है ना उसका लगाव माने बढ़ाव धीरे धीरे, माने जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता है ना वैसे वैसे उसका बढ़ते जाता है। तो कह देगा कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना किसका सिद्धांत है, तो लैमार्कवाद का सिद्धांत है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, जब भी कहते हैं ना उपार्जित लक्षणों, यानी ऊपर के लक्षणों का अध्ययन को क्या कहते हैं, टोटोलॉजी, यानी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन को क्या कहते हैं, टोटोलॉजी कहते हैं साथियों। तो ध्यान में आपको रखना है यह। अब देख लीजिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डार्विनवाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए डार्विनवाद हम लोग देखते हैं। जब भी कह देगा जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जब भी कह देगा वो जैव विकास के संबंध में सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो वही डार्विनवाद, यानी डार्विन को पूर्वावशेषों का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। जब भी कह देगा पूर्वावशेष का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता था, कहेगा डार्विनवाद को, चार्ल्स डार्विन। या ई नहीं याद रखना इसका याद रखना है कि 1831 में डार्विन जो है ना, डार्विन बीगल जहाज था उसको बढ़िया कर लिया। यानी समझ लीजिए, बीगल कहने का मतलब हम कॉन्सेप्ट से याद करवाने के लिए कह रहे हैं कि बीगल जहाज को डार्विन उठाया और विश्व सर्वेक्षण जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया। यानी कह देगा डार्विन का जहाज का नाम क्या था, बीगल। कह देगा बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण कौन किया था, तो डार्विन किया था। कह देगा पूर्वावशेषों का महानतम अन्वेषक किसे, डार्विनवाद को कहा जाता है। जैव विकास के संबंध में सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो डार्विनवाद था साथियों। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी ये सब आपको उतना नहीं याद रखना है इधर। अब आ जाइए,
देख लीजिए, ये सब भी आपको नहीं याद रखना है। 9 डार्विनवाद, इसका जो चाहने वाला सब था ना, वो 9 डार्विनवाद की किया था। अब आ जाइए इधर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कह देगा, इसे उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया? तो उत्परिवर्तन, हम ना बोले थे कि लचका बनल था, अब वहाँ पे पुल बन गया तो परिवर्तन हो गया, तो ब्रिज बन गया, ब्रिज बन गया, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज दिया था। ठीक है साथियों, कौन दिया था? डी ब्रिज दिया था। अब आ जाइए, ये सब आपको उतना याद नहीं करना है, ये सब उतना आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, ये देख लीजिए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन, अनुक्रम, आप देख लीजिए, इसको आपको हम समझा देते हैं, देख लीजिए। यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत पहले क्या होता है, कहने का मतलब देख लीजिए, कोई आदमी है, ठीक है, तो उस जो आदमी है और उसका मान लेते हैं मान लेते हैं कोई आदमी, उसका बच्चा माने बचा हुआ, वो बच्चा थोड़ा कान्हा है, ठीक है साथियों, तो बच्चा कान्हा है, तो फिर मान लेते हैं उसका शादी भी कान्हे आदमी से हो गया, कान्ही लड़की से हो गए, तो बच्चा भी उसका लगभग जो बच्चा कान्हा ही होगा। तो ऐसे करते करते फिर अब उसका बच्चा इसी टाइप का कान्हा होगा, ऐसा नहीं करते करते कान्हा कान्हा बहुत हो जाएगा, तो उसका ना एक अलग प्रजातीय बन जाएगा, उसी को उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। मैंने कहने का मतलब देख लीजिए, आप लोग कहते हैं कि पहले मुर्गी आया कि अंडा, तो पहले मुर्गी आया कि अंडा, वो उत्परिवर्तन के सिद्धांत के द्वारा ही समझा जा सकता है कि पहले मुर्गी आया कि अंडा। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए, पहले मुर्गी आया उसके बाद ही अंडा आया, ये नहीं कि पहले अंडा आया तो मुर्गी आया। जैसे में देखिए, कैसे बोलो कि नीमन आदमी मान नीमन आदमी है और उसका कान्हा बाल बच्चा पैदा होने लगा, तो वो अलग वो सब कान्हे हो गया, सब कान्हा कान्हा हो गया। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसा पक्षी था कि मान लेते वह पक्षी, मान लेते कोई क नाम का पक्षी था। ठीक है साथियों, क नाम का पक्षी इस टाइप का था, मान लेते इस टाइप का था, ठीक है, इस टाइप का। तो ये ऐसे ही कैसे हो रहा था, लेकिन जब ये बच्चा दिया, मान लेते ये इसका नहीं, सॉरी, हाँ, इसका जो जैसे में मान लेते इस टाइप का ये है, ठीक है, इस टाइप का ये क्या कहते हैं, मान लेते कोई चिड़िया है, 1 मिनट रुकिए, हाँ, इस टाइप के मान लेते कोई चिड़िया है, ठीक है साथियों, इस टाइप का चिड़िया। तो देखिएगा, मान लेते इस टाइप का कोई आप चिड़िया देख रहे हैं, कभी कभी आपको ऐसा चिड़िया नज़र आ जाएगा कि इसी तरह है ना, लेकिन थोड़ा कुछ अलग हो जाता है, माने इसी का प्रजाति कुछ थोड़ा थोड़ा अलग होने लगता है, इसी का प्रजाति थोड़ा थोड़ा कुछ अलग होने लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं ना उत्परिवर्तन। माने एक ही समान है और वह अलग अलग होने लगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन के सिद्धांत। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, अनुवांशिकी हम लोग देख लेते हैं। अनुवांशिकी हम लोग देखते हैं, यानी ये आपको वे लक्षण जो पीढ़ी दर संचालित होता रहता है, उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो ये आप लोग तो जानते ही हैं, ये सबको ये उतना आपको करना नहीं है। ठीक है, आ जाइए, ये सब आ जाइए। हाँ, अनुवांशिकता के बारे में जानकारी सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक जो था ना, मेंडल, कौन? ग्रेगर जोहान मेंडल दिया था। कौन? ग्रेगर जोहान मेंडल। अनुवांशिकता के बारे में कहा था कि अच्छा, अनुवांशिकता के बारे में एक मेंडल आदमी बताया, मेंटल आदमी, तो मेंटल से हो जाएगा मेंडल। ठीक है, मानी ग्रेगर जो कहा था कि कहाँ का वैज्ञानिक, ये भी पूछता है, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं साथियों, ऑस्ट्रेलिया अलग होता है, ऑस्ट्रिया अलग है। ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, इस ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि ये ऑस्ट्रिया का वैज्ञानिक था ग्रेगर जॉन मेंडल, जो अनुवांशिकी का खोज किया था। इसी कारण अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है साथियों, यह ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, अनुवांशिकता शब्द देखिए, अनुवांशिक के खोज किया था कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता शब्द वाटसन दिया था। देख लीजिए, जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। देख लीजिए, यानी कहने का मतलब अनुवांशिकता शब्द माने जेनेटिक शब्द का खोज कौन किया था? तो देखिए, जेनेटिक अनुवांशिकता के बारे में उसका खोज किया था कौन? तो खोज किया था उसको आपको ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन नाम दिया था वाटसन। वही वाटसन क्रिक वाला में से जो वाटसन था ना क्रिकेटर, वही वाटसन दिया था इसका नामकरण। ठीक है साथियों, और कहेगा ज से जीन, ज से जोहन, माने जॉन इब्राहिम नहीं है, जॉन इब्राहिम, तो जॉन इब्राहिम जीन का खोज कर दिया। ज से जीन, ज से जॉन इब्राहिम, यानी जीन का खोज जॉन इब्राहिम जोहानसन किया था। ठीक है साथियों, अनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए जो मेंडल था ना, वो मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसका चुनाव किया था? मटर के पौधे का। यह इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको ये सब नहीं याद रखना है। ये देख लीजिए, ये एक लंबे को बौने पौधा लिया, ये सब आपको इतना ध्यान में रखना है।
देख लीजिए, ये जीनोटाइप अनुपात फिनोटाइप अनुपात यह सब है। ये थोड़ा मोड़ा आप देख लीजिए, जीनोटाइप इतना था, फिनोटाइप इतना था, ये उसे याद करने का ज़रूरत उतना नहीं है। अब आ जाइए द्विसंक्रिय। द्विसंक्रिय आपको नहीं याद रखना है, ये आ जाइए। आपको इसमें एक चीज़ याद ज़रूर रखना है, वह हो गया या। ठीक है, कौन कौन जीव और उसका गुण सूत्र क्या है, कौन कौन जीव और उसका गुण सूत्र। तो जीव और गुण सूत्र आपको जरूर याद रखना, जीव और गुण सूत्र। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए सबसे पहले आपको जीव 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 और गुण सूत्र। तो एसके रीस ध्यान में रखना। अच्छा, एसके नाम के कोई आदमी है, एसके नाम के कोई आदमी है, एसके नाम के कोई आदमी है, एसके माने ना कहता एसके 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 माने एसके माने शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान, सॉरी एसके माने सलमान खान, सलमान खान, एस से सलमान, के से खान, माने एस के। कह देना कि अच्छा सलमान खान ना हमेशा एक गो रहेगा, वो दू गो नहीं रहेगा। नहीं तो समझ लीजिए अच्छा सलमान खान अब अकेले नहीं रहेगा, अब दू गो आदमी रहेगा, यानी अब शादी भी कर लिया अकेले एक सलमान खान और शादी भी करेगा। माने अनुमान लगाया जा रहा है, वो करेगा नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा है कि एस के ना सलमान खान शादी कर लिया था, वो एक था अब दू गो हो गया, यानी करेगा एस्केरिस में गुण सूत्र की संख्या कितना होता है, दू। ठीक है, देखिए मच्छर में जब भी कहेगा कि मच्छर में कितना होता है गुण सूत्रों की संख्या, तो कहेगा वही मच्छर सब में 6 गो रहेगा। आ घरेलू मक्खी में तो कहेगा मच्छर और मक्खी, तो मच्छर में 6 गो आ घरेलू मक्खी में और दुगुना 12 गो, मक्खी में दुगुना 12 गो। आ ये मटर जो अनुवांशी के बारे में खोज किया था, कह देना अच्छा मटर यानी 24 गो मटर के खोज कर लेता कौन, 14 गो मटर, 14 गो मटर का खोज किया था कौन, यानी मटर 14 गो मटर रख लेता अनुवांशिकी के खोज के लिए कौन, तो मेंडल। कितना रख लेता 14 गो मटर, कितना मटर 14 गो, कितना मटर 14 गो। ठीक है साथियों, यह ध्यान में आपको रखना है, यानी इसके माने 2 गो, मच्छर 6 गो, मक्खी 12 गो, मटर 14 गो। अब देख लीजिए प्याज, अभी कहते देखो प्याज में गुण सूत्र, तो कहेगा वो प्याज का गुण है, प्याज में अच्छा गुण है, इसलिए प्याज 16 रुपये किलो मिल रहा है और मक्का 20 रुपये। प्याज 16 रुपये किलो, मक्का 20 रुपये, प्याज 16 रुपये, मक्का 20 रुपये, प्याज 16 रुपये, मक्का 20 रुपये। तो कहते हैं ना प्याज में 16 गो गुण सूत्र होता है, 16 गुण सूत्र होता है। 16 जोड़ा नहीं साथियों, 16 गो कह रहे हैं, यानी 16 जोड़ा रहेगा तो 8 जोड़ा, 16 गो है तो जोड़ा 8 जोड़ा। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है ना कि प्याज 16 रुपये किलो और मकई 12 रुपये, यानी मक्का 12। तो कहेगा जब प्याज 12 तो टमाटर भी देंगे हम 24 रुपये किलो, टमाटर 24 रुपये किलो, यानी टमाटर में 24 गो गुण सूत्र, टमाटर में क्या गो गुण सूत्र 24 को। प्याज 16 रुपये, मक्का 20 रुपये, और मक्का 20 रुपये, टमाटर 24 रुपये। आप देख लीजिए कहेगा मेढक, तो मेढक है कि अच्छा 26 गो मेढक, मेढक 26 गो मेढक है, 26 गो मेढक है। कहना कि तालाब में क्या गो मेढक रहता है, तो कहेगा 26 गो से ज़्यादा मेढक नहीं रहता है, मेढक में गुण सूत्र की संख्या 26। कहेगा तालाब में क्या गो मेढक है, तो तालाब में 26 गो मेढक है। ठीक है साथियों, और नींबू, तो कहते हैं कि अच्छा नींबू नींबू ना 18 गो लेंगे, तो क्या 18 गो नहीं 36 गो ले लो, यानी 18 और 36 होता है, 18 और 36 गो होता है। ठीक है, नींबू कई प्रकार का होता है, तो नींबू 18 या 36 होता है, ये दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, तो कहेगा अच्छा नींबू 18 या 36, 18 या 36। अब देख लीजिए बिल्ली में 38, कहना चाहे बिल्ली में गुण सूत्र कितना 38 गो, और चूहा में 40 गो, एगो और चूहा में 42 गो, यानी बिल्ली से ज़्यादा होता है चूहा में। तो देख लीजिए मूस वाला चूहा में 40 और रैट वाला चूहा में 42। मूस वाला चूहा देखिए, मूस देखिए एगो होता है ना जिसको हम लोग छछूंदर कहते हैं, तो वो रैट हो गया, रैट वाला उसमें 42 हो जाता है। और चूहा मूस वाला जो कतर देता है, काट उट के बोरा वोरा में छिद्र कर देता है, तो उसमें हो गया 40। यानी ध्यान में रखिए मूस ने 40 गो बोरा को छीद कर दिया, एगो मूस 42 गो बोरा के छीद कर दिया। तो उसको पकड़ने के लिए 2 कम 40 से 2 कम 38 वाला बिल्ली हम खरीद के लाएँ, 38 वाला बिल्ली, यानी 38 वाला बिल्ली खरीद के लाएँ, 38 वाला बिल्ली खरीद के लाए, 38 रुपया में बिल्ली दिया, और चूहा 40 रुपया के काट दिया सामान सब, 40 रुपया का, यानी 40 गो बोरा काट दिया, ये चूहा 42 गो, तो 42 गो गुण सूत्र। देख लीजिए यही चूहा का कि क्या चीज़ काटा 42, तो क्या गेहूँ काट दिया, गेहूँ का बोरा 42 गो, गेहूँ का बोरा 42 गो। तो क्या कहते हैं मूस वाला में हो जाएगा 40, रैट वाला में हो जाएगा 42, तो वही रैट वाला में 42 और गेहूँ को भी काट देगा तो 42। आप देख लीजिए खरगोश, कह देना अच्छा खरगोश ना 4 गो खरगोश हम खरीद के लाए, माने 4 और 4 माने बराबर बराबर
खरगोश किन के लाए, माने 4 4 44, 4 4 44, ध्यान में रखना 4 4 44। मनुष्य में 46 बोले थे ना, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा बोले थे ना, तो 46 गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, अब देख लीजिए 3 गो चीज़ में, आलू, चिंपैंजी, तंबाकू। तो चिंपैंजी में हम आपको बोले थे 24 हुए, 24। तो कहता चिंपैंजी ना आलू खा गया, आलू खा गया, आलू के बाद चिंपैंजी क्या, तंबाकू भी खा गया। आलू चिंपैंजी क्या चीज़ खाया, पहले आलू खाया, उसके बाद तंबाकू खाया। तो दोनों चिंपैंजी में 48, तो तीनों में 48, और दोनों में 48, तो तीनों में 48 हो जाएगा। ठीक है साथियों। घोड़ा, घोड़ा का ना क्या, अच्छा घोड़ा ना, घोड़ा को हम 64,000 में खरीद के लाए। घोड़ा को कितना में खरीद के लाए, तो 64,000 में। ध्यान में रखना है, घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 64। कुत्ता कितना, तो 78, 7 और 8, 7 और 8, कुत्ता 7 और 8 यानी 78, कुत्ता 78। ध्यान में रखना, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितना, 78 हो जाता है। कबूतर में 80, कबूतर कहना है कि कबूतर 80 रुपये दिया है, कुत्ता 78 को खरीद के लाए, 78 को कुत्ता, या 78 रुपया में कुत्ता खरीद के लाए। और घोड़ा 64 रुपये में खरीद के लाया, लेकिन कबूतर लाए 80 रुपया में। देख लीजिए टेरिडोफाइटा में कितना, 1300 से 1600, या वनस्पति होता है साथियों, वनस्पति, तो 1300 से 1600 होता है। तो टेरिडोफाइटा में, तो टेरी माने 13 से 1600। ठीक है साथियों, तो यह आपको ध्यान में रख लेना है, यह इम्पोर्टेंट है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान में रख लेना है। अब आ जाइए, स्वतंत्र व्यूहन का नियम, सभी सब आपको नहीं याद रखना है, ये सब आपको नहीं याद रखना है। अब आ जाइए, आपको क्या बोले थे, आपको बोले थे कि वाटसन ने जेनेटिक शब्द माने अनुवांशिकता शब्द का खोज किया था, कब, तो 1905 में। आई जोहानसन जीन का खोजा था 1909 ईस्वी में, यह पूछा जाता साथियों। ठीक है, 1909 ईस्वी में, कब, 1909 ईस्वी में। अभी ध्यान रखिए, जीवधारियों में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है ना, जीवधारियों में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, तो कहते हैं कौन लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, फी लेने वाला तो फिनोटाइप हो जाएगा, फी लेने वाला तो फिनोटाइप, फी लेने वाला फिनोटाइप। ठीक है साथियों, कहना है कि अच्छा यह प्रत्यक्ष रूप से रुपया ले रहा है, फी ले रहा है, फिनोटाइप। आज जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को, यानी जीवधारियों का अनुवांशिक संगठन होता है ना, तो अनुवांशिक मतलब जीन, तो उसको जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है साथियों, जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप, और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा तो फिनोटाइप कहते हैं। अब आ जाइए, युग्म विकल्पी, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले, माने गुण है एक ही गुण में, मान लेते हैं होता है ना कि आप एगो सवाल को, सवाल है एक गो, लेकिन आपको 2-3 टाइप के बना लेते हैं, इसको 2-3 4 5 टाइप के बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक ही गुण को विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण को एक दूसरे के युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं, कहना क्या, अच्छा एलील यानी युग्म विकल्प यानी कहना कि देख लीजिए, एक ही मैथ को ना हम 3-4 गो विकल्प से बना सकते हैं। तो विकल्प से, तो 3-4 गो विकल्प से, तो युग्म विकल्पी कौन बोल रहा था, तो एल नाम के आदमी बोल रहा था, तो एल से एलील हो जाएगा। ठीक है साथियों, एलील कह रहा था। अब आ जाइए, यह आपको आ जाइए, देख लीजिए मनुष्य में लिंग, देख लीजिए यहाँ ध्यान में रखिए, यहाँ आ गया आपको, यहाँ पे लिंग सहलगनता का सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन किया था 1910 ईस्वी में। यानी लिंग सहलगन करता है ना, लिंग सहलगन करता, यानी कहने का मतलब, अच्छा लिंग पर, आपके लिंग पर ना, कि लिंग पर सवाल उठाया जा रहा है कि माने यह इस लिंग का है, माने होता नहीं कि माने अलग अलग प्रजाति होता है, माने एक पुरुष, महिला, एक ट्रांसजेंडर, तो समझिए कि वो अलग अलग गुण के बारे में बताया जा रहा है, अलग अलग गुण के बारे में कह रहा है कि, तो कह रहा है कि लिंग के बारे में ना सवाल उठा रहा है, तो कहना कि लिंग सहलगन का, तो मैंने सह लेगा कौन, तो मॉर्गन नाम के आदमी 1910 ईस्वी में, सह लेगा मॉर्गन नाम के आदमी 1910 ईस्वी में। लिंग सहलन करता गुण का मतलब होता है कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पिता में जो बीमारी होगा वह बीमारी आपको हो जाएगा, आप में जो होगा वो आपके पुत्र में हो जाएगा, इस टाइप सबका होता है।
तो मनुष्य में कई लिंग सहलंघन गुण होते हैं, रंग वर्णता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, ये सब जो होता है ना, हाइपर ट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। देखिए, लिंग सहलंघन गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होती है। यानी मान लेते हैं आपके पिता में जो बीमारी है वो आपको होगा, आपकी बहन में नहीं हो सकता है। ठीक है साथियों, माने बहुत न कम मात्रा में होता है। यानी आपके पिता का जो अनुवांशिकता चलते आता ना, वह माने पुरुष पर चलते आता है, महिला पर नहीं आता है। तो ध्यान में रखना है, लिंग संलग्न गुण में ना पुरुष ज़्यादा प्रभावित होता है, महिला नहीं। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, अब आ जाइए, यह आपको दिखाते हैं, यहाँ से आपको एक मिनट। अब आ जाइए, देखिए, चलिए इधर से भी थोड़ा देख लेते हैं। मानव अनुवांशिकी, जब भी कहते हैं ना मानव अनुवांशिकी, ठीक है। गुणसूत्र का नामकरण कौन किया था? वाल्टेयर ने किया था। देखिए, गुणसूत्र का वाल्टेयर फ्लेमिंग नहीं साथियों, डब्लू वाल्टेयर। यानी गुण के बारे में कौन तो कह रहा है कि अब आप में क्या गुण है, तो कहे डब्लू में ना फाइटिंग करने के लिए। गुण कहाँ के है? तो डब्लू में फाइटिंग करने के लिए। तो देखिए, इसका नामकरण कौन किया? डब्लू वाल्टेयर। गुणसूत्र का नामकरण कौन किया साथियों? तो डब्लू वाल्टेयर नामकरण किया है डब्लू वाल्टेयर। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना, डब्लू वाल्टेयर इसका किया है नामकरण। अब आ जाइए, कब? 1888 ईस्वी में। उतना ही हुआ, ध्यान में थोड़ा मोड़ा रखिए ना कि गुणसूत्र का नामकरण कौन किया है? तो नामकरण किया है डब्लू वाल्टेयर। अब तो देख लीजिए, 1888 ईस्वी में। और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है, जीन जीनोम पर ही पाया जाता है। जीन जो है ना कहाँ पाया जाता है साथियों? तो जीन जीनोम पर ही पाया जाता है। तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाली अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि देख लीजिए, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में होती है ना, तो उसे प्लाज्मा जीन कहते हैं। गुणसूत्रों के बाहर माने कहते हैं कि गुणसूत्र के बाहर माने बाहर जाना तो जामा पहन लेना है। तो गुणसूत्रों के बाहर यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में होती है, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांग में होती है तो जीन को कहेगा कि जमा पहन ले, तो प्लाज्मा जीन कहते हैं। अब आ जाइए, बेंजर 1956 इसमें बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। जब भी कह दे जीन के आधुनिक विचारधारा कौन दिया है, तो जीन की आधुनिक विचारधारा दिया है बेंजर। यानी बेंजर दिया है, कौन दिया है? 1956 ईस्वी में। ठीक है साथियों, चलिए, इसके अनुसार जीन के कई कार्य, इसके अनुसार देख लीजिए, एक मिनट। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्टोन कार्य की इकाई सिस्टोन है, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन है, तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा जाता है। देख लीजिए, यह आपको याद करने वाला है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड माने अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो देख लीजिए, इसको आपको कैसे याद रखना है कि जीन के आधुनिकरण की विचारधारा कौन दिया है? तो जीन के आधुनिकरण के विचारधारा दिया है बेंजर दिया है। कह देना कि अच्छा, बेंडा नहीं साथियों, बेंडा तो वो नामकरण किया था किसका? बेंडा नामकरण किया माइटोकॉन्ड्रिया का, लेकिन बेंजर दिया है जीन के आधुनिकरण का सिद्धांत दिया है। कब? 1956 में दिया था। ठीक है साथियों, इसके अनुसार न जीन के कार्य की इकाई यानी जीन के कार्य की इकाई सिस्टोन कहलाता है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत जीन के नए जीन के अनुसार उत्परिवर्तन के म्यूट्रॉन कहलाता है। पुनः संयोजन के इकाई कहलाता है रेकॉन। ठीक है, मानव में 20 अमीनो अम्ल पाया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। यानी डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? डीएनए पॉलीमरेज के नाम से, पॉलीमरेज नामक एंजाइम से। इसका खोज 1962 ईस्वी में कोर्नबर्ग किया था। ठीक है, कोर्नबर्ग किया था। ठीक, तो इसको आपको थोड़ा मोड़ा आपको याद करने वाला, इसको याद थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक, वैसे देख लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज, जिसकी सहायता से डीएनए की संश्लेषण होता है, कौन किया? कोर्नबर्ग किया। कहेगा अच्छा, और डीएनए पॉलीमरेज माने डीएनए वाला मरीज आ गया, तो कौन किया इसका खोज? तो कहेगा डीएनए का इसका खोज किया कौन? तो क्या कौन से कोनेबर्ग 1962 में। ठीक है, डीएनए का संश्लेषण ये डीएनए पॉलीमरेज से होता है। अब देख लीजिए,
या ये मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, आपको बताइए दिए। अब देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको कुछ चीज़ हम आपको बताते हैं। कहने का मतलब है ना कि इसको आपको इस सब इतना इतना लिखा आपको समझ में नहीं आएगा। देख लीजिए, देख लीजिए, जब 23 जोड़ा गुणसूत्र, यानी कहने का मतलब 22 प्लस एक्स, ठीक है, और फिर 22 प्लस यानी एक्स, यानी कहने का मतलब ये 23 जोड़ा, ये 23 है, ये 23 जोड़ा है। यानी गुणसूत्र एक्स 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 जब रहे ना, तो एक्स एक्स रहता है ना साथियों, जब एक्स एक्स एक साथ मिलता है, एक्स माने एक्स है और एक्स ही मिल जाता है एक साथ, तो क्या होता है कि जो बच्चा जन्म लेगा ना, वो महिला माने महिला जन्म लेगी, यानी कहने का मतलब वो बच्चा जो है ना, लड़की माने स्त्री होगी, ठीक है साथियों, यानी लड़की होगी, ठीक है। और ध्यान में रखना है, एक्स और जो वाई होता है ना, एक्स और वाई, जब वाई एक्स के साथ वाई मिलता है ना साथियों, तो वह संतान क्या कहते हैं, लड़का होता है, माने लड़का होता है, ठीक है साथियों। तो यानी ध्यान में आपको रखना है। और यह जो किस पर निर्भर करता था, पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है साथियों। देख लीजिए, यह पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ये इतना बात सब वही में समझाया गया है। यह पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अतः देख लीजिए, क्या कहते हैं कि पुरुष का गुणसूत्र संतान के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। देख लीजिए, पुरुष का जो गुणसूत्र होता है ना, वह संतान के निर्धारण करेगा कि पुरुष का गुणसूत्र मान लेते एक्स है, और पुरुष का एक्स मान लेते एक साथ मिलेगा, तो महिला माने बच्ची लड़की जन्म लेगी, ठीक है साथियों। और एक्स के साथ वाई होगा ना, तो लड़का जन्म लेगा। तो देख लीजिए, गांव देहात में जो मूर्ख आदमी सब होता है ना, समझता नहीं है कि बेटी अगर मान लेते कोई महिला सबको बेटी होता है, तो गांव देहात में देखिएगा कि कहेगा कि बेटी हुआ, उसको प्रताड़ित करने लगता है। लेकिन वह निर्भर करता है पुरुष पर। वैसे तो प्रताड़ित होना चाहिए पुरुष को, लेकिन वह महिला को प्रताड़ित करता है, ठीक है साथियों। क्यों? क्योंकि देखिए, वो पुरुष के गुण पर निर्भर करता है कि जो संतान होने वाला है ना, वो लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है साथियों। तो लेकिन गांव देहात में कहा जाता है कि खाली बेटी होता है, तो यह हो गया झगड़ा माने क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगता है कौन? पुरुष सब। आप थोड़ा होता है ना गांव सब में, सब थोड़ा मोड़ा मैटर ज़्यादा होने लगता है कि खाली लड़की हो रहा है तो लड़ाई उड़ाई हो जाता है। तो देखिए, वो निर्भर करता है, वो है किस पर? पुरुष के क्रोमोसोम पर। ये महिला को दोष ठहरा देता है, तो ये गलत बात है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, यहाँ आइए कि प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन प्रखनली के अंदर होता है। ये एकदम है कि प्रखनली के अंदर निषेचन होता है। निषेचन कहाँ होगा साथियों? प्रखनली के अंदर, ठीक है। देख लीजिए, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का तकनीक का उपयोग किया जाता है। मान लेते हैं शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग किया था? डीएनए फिंगरप्रिंट का, डीएनए फिंगरप्रिंट का। तो यह सब थोड़ा थोड़ा समझने वाला था, तो देख लीजिए। अब आ जाइए, अब यह है, देख लीजिए, यह आपको याद करना है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुवांशिकी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। जब भी कहते हैं अनुवांशिकी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, तो कह देगा जीव द्रव ही जीवन की भौतिक आधार है। जीव द्रव ही जीवन का होता है ना, कि जीवन का भौतिक आधार है। कौन बोला है? कौन कहा है? तो यानी आपसे पूछेगा कि जीवन की भौतिक आधार कौन होता है? तो जीव द्रव, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव होता है, जीव द्रव होता है। इसका खोज कौन किया है? कौन बोला था कि जीवन का ना जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है? तो हंस लेकर ना कि उस पर हंसने लगे है, कहेगी जीव द्रव, यानी जीव द्रव के ना जीवन का भौतिक आधार है। उस पर आदमी सब हंसने लगेगा, तो कहेगा हंस रहा है, लेकिन ये सही बात है कि जीव द्रव ही, जीव द्रव जो होता है ना, वही जीव द्रव जो जीवन के भौतिक आधार होता है। तो हंस ले, तो हंसले से हो जाएगा हक्सले, माने हक्सले ध्यान में रखना है। क्रोमैटिन का खोज, तो आपको बोले थे ना मैटिक में, तो फल, ये आपको हम याद करवा दिए हैं। पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन, यानी पौधों में, जब भी कहते हैं पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन कौन किया था? कौन किया था? तो पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन स्ट्रासबर्गर किया था। स्ट्रासबर्गर, ठीक है साथियों, स्ट्रासबर्गर किया था। ध्यान रखना है, पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन। तो कहेगा अच्छा, पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन कौन किया था? तो कहेगा स्टार आदमी किया था। एक स्टार था ना, वो स्टार आदमी किया था। तो पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन स्ट्रासबर्गर किया था। माइटोसिस, तो जो आपको बोले तो माइटोसिस कौन? तो फ्लेमिंग, डब्लू फ्लेमिंग, माने वाल्टेयर फ्लेमिंग है, ठीक है, वाल्टेयर फ्लेमिंग। तो वही वाल्टेयर फ्लेमिंग, ध्यान रखना, माइटोसिस शब्द का, तो ये फ्लेमिंग, ठीक है साथियों। और ये भ्रूण विज्ञान की स्थापना राउक्स किया था। राउक्स ध्यान में रखना है। राउ माने राउक्स, राकेश माने राक्स, ध्यान में रखिए ना।
राक्स ध्यान में रखना है, भ्रूण विज्ञान की तो राक्स, तो राक्स से हो जाएगा राउक्स। मैंने राकेश नाम के आदमी को किया था तो राकेश से हो जाएगा राउक्स, राउक्स। ठीक है साथियों, यह ध्यान में रखना है। क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया, जब भी ध्यान रखेगा ना कि क्रोमोसोम शब्द कौन प्रतिपादित किया, तो क्रोमोसोम शब्द ना वाल्टेयर प्रतिपादित किया था साथियों। कौन किया था? वाल्टेयर। क्रोमोसोम कौन? तो क्रोमोसोम शब्द कौन प्रतिपादित किया? तो क्या था? क्रोमोसोम माने वाल्टेयर, वाल्टेयर। ठीक है, वाल्टेयर। दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बताया किसने? तो देख लीजिए, ये हेल रीगल, हेल रीगल और बिल फ्रोथ, बिल फ्रोथ, हेल रीगल और बिल फ्रोथ बताया था। यानी दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कौन बताया था? तो दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ना, राइजोबियम, दलहनी पौधे के नीचे राइजोबियम पाया जाता है, तो वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता था, कौन बताया? तो कह देगा हेल रीगल, हेल रीगल। यानी कह देना कि हेल रीगल बताया था, गल गया सो बताया था, हेल रीगल, हेल हेल रीगल, हेल रीगल, हेल रीगल बताया था। कौन बताया था? हेल रीगल। बिल थ्रोद, यानी गल गया और बिल भी लग गया, बिल ना होता है यानी पैसा भी लग गया, गल गया, तो बिल फ्रोथ, बिल फ्रोथ, हेल रीगल, हेल रीगल, बिल फ्रोथ और हेल रीगल बताया था। ध्यान में आपको रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विषाणुओं को अस्तित्व के प्रमाण दिए, विषाणुओं को अस्तित्व के प्रमाण कौन दिए? तो विषाणु ने वायरस की खोज किया था इवान विस की। कह देगा अच्छा विषाणु को वान से मारा, विषाणु को वान से मारा तो इवान विस की, इवान विस की। ठीक है साथियों। आज जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत कौन दिया? तो बीजमैन, बीजमैन, बीजमैन। यानी जर्म प्लाज्मा को तो बीजमैन दिया था। जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? निरंतरता का सिद्धांत कौन दिया था? बीजमैन। ठीक है साथियों। ईस्ट कोशिका से एंजाइम प्राप्त करके उनसे किण्वन कराया और उन्हें क्या कहते जाइमेस नाम दिया। कौन? तो बुकनर, बुकनर, बुकनर। ध्यान में आपको थोड़ा मोड़ा रखना है। देख लीजिए क्या कि जर्म प्लाज्मा का की निरंतरता का सिद्धांत, जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत कौन दिया? तो कहता है अच्छा जर्म यानी जड़ से ठीक किया, पौधा के बीज में जड़ में बीज रखा, यानी जड़ से बीज जड़ से निकलेगा तो बीजमैन। ठीक है। ईस्ट कोशिकाओं से, ईस्ट अमीबा प्रोटिस्टा ये सब ना रहता है साथियों, तो ईस्ट कोशिकाओं से एंजाइम प्राप्त करके, ईस्ट कोशिका से एंजाइम प्राप्त करके उसमें किण्वन कराया और उन्हें जाइमेस नाम दिया। जाइमेस, जाइमेस नाम दिया। कौन? ईस्ट में गया था, ईस्ट में गया था कौन? बुक लेकर था, बुकनर, बुक लेके गया था तो बुकनर। ठीक है। देखिए न्यूक्लिक जब भी कहता है न्यूक्लिक शब्द, न्यूक्लिक एसिड शब्द कौन दिया था? तो अल्टमैन। न्यूक्लिक एसिड कौन दिया था? न्यूक्लिक एसिड शब्द, न्यूक्लिक एसिड कौन दिया? न्यूक्लिक एसिड शब्द कौन दिया था? कहता था नया शब्द दिया अल्टलवा, नया अल्टलवा आदमी दिया था, नया शब्द, नया शब्द माने न्यूक्लिक एसिड अल्टलवा आदमी दिया न्यूक्लिक एसिड। उत्परिवर्तन तो देखो कि परिवर्तन ब्रिज हम आपको बता देते। रक्त वर्गों का पता लगाया लैंडस्टीनर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। रक्त वर्गों का पता किसने लगाया? माने रक्त के वर्ग ना होता है, रक्त ओ माने ओ रक्त, बी रक्त, ABC रक्त में होता है ना, वो क्या है? लैंडस्टीनर। ठीक है साथियों। जीवाणु भोजी की खोज, जीवाणु भोजी की खोज टर्बोट कर देना। अच्छा भोज खाने गया यानी जीवाणु भोज, यानी जीवाणु का भोज खाने गया बोट से तो टर्बोट। ठीक है, अब आ जाइए। ई न्यूकोकस जीवाणु में, यह आपको नहीं याद रखना है। ठीक है। न्यूकोकस सीधे ध्यान में, न्यूकोकस से संबंधित को नहीं, गिरीफीथ, गिर गया फी, गिरीफीथ माने न्यूमोकोकस माने नया चीज़ खरीद के ला रहे थे, नया चीज़ वो गिर गया, फी भी खत्म हो गया, तो न्यूकोकस हो जाएगा गिरीफीथ। थोड़ा मोड़ा इसको ध्यान में रखना है। पेनिसिलिन के खोज जानबे करते फ्लेमिंग किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण नॉल व रस्का किया था, नॉल व रस्का। कौन किया था साथियों? नॉल, यानी नॉल ना कहता कि नॉल को लाए रिक्शा पर रख के, नॉल के लाए रिक्शा पर रख के, यानी प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है ना, इलेक्ट्रॉन वाला सूक्ष्मदर्शी, तो हो जाएगा नॉल और रस्का। सल्फा ड्रग्स का खोज कौन किया था? तो सल्फा ड्रग्स का तो डस डोमैक। पारितंत्र शब्द का प्रयोग तो टेंसले माने समझ गए। अच्छा टेंस, पारितंत्र का मतलब को टेंस दिमाग में आना चाहिए को टेंस
टेंस पढ़ना है, पारितंत्र के बात आया था। ठीक है, अब आ जाइए। श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाया, सिट्रिक अम्ल चक्र का खोज का पता लगाया कि श्वसन के दौरान CO2 उसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है। यह कौन? क्रेब्स लगाया था, क्रेब्स। ध्यान रखना है, क्रेब्स। सिट्रिक चक्र के कौन लगाया था? क्रेब्स लगाया था साथियों, क्रेब्स। ध्यान में रखना है, सिट्रिक का क्रेब्स। तो ध्यान में आपको रखना है सिट्रिक अम्ल की खोज का पता लगाया कि श्वसन के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चक्र के फलस्वरूप निकलती है। तो क्रेब्स चक्र। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज कौन किया था? तो बैक्समैन। यानी कहते अच्छा एंटीबायोटिक यानी वैक्सीन लगाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्सीन लगाएगा, तो बैक्समैन। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक्कृत किया, एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक्कृत कौन किया? तो समनर। कहना कि अच्छा एंजाइम को ना क्रिस्टल, कोई एंजाइम होता है जो बताने वाला, उसको कहना कि क्रिस्टल के रूप में सब नर मिल के काम किया, तो समनर। ठीक है। पोलियो से बचाव के लिए टीके के निर्माण किया, जिसे साल्क टीका कहा जाता है। कौन? तो साल्क किया। कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन, तो कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन एक मिनट, कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज। तो साइटोकाइनिन माने कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन, माने कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हार्मोन का निर्माण कौन किया? तो कहेगा वो मिल गया, तो मिलर स्कूल, यानी स्कूल में मिला। कोशिका विभाजन कहाँ पढ़ते हैं? तो स्कूल में। तो स्कूल से हो जाएगा कि वो मिल गया विभाजन के लिए क्या मिला? साइटोकाइनिन मिल गया। तो कहाँ मिला? स्कूल में मिल गया, तो मिलर और स्कूग। ठीक है, अब आ जाइए। पुनरावृत्तिक अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मदद से अनुवांशिक कोड, तो अनुवांशिक कोड का खोज हरगोविंद खुराना किया है। देखिए, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन दिया कौन? तो बर्नार्ड। यानी पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन कौन दिया? तो बर्नार्ड। हृदय का ऑपरेशन, बड़का ऑपरेशन होता था, बर्नार्ड। ठीक है। प्रखनली शिशु विकसित करने का तकनीक विकसित किया कौन? एडवर्ड। ध्यान में रखिएगा, एडवर्ड जो है ना, यह प्रखनली शिशु दिया। कौन दिया था? तो कहेगा वो प्रखनली शिशु हुआ तो ऐड करवाएंगे, ऐड ना होता कि कोई भी वीडियो सब पर ऐड करवाएंगे, तो एडवर्ड। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। कृत्रिम हृदय विकसित किया, इन्हीं के नाम पर जैविक 7 नामक कृत्रिम हृदय बनाया गया। कौन? तो जार्विक। तो जार्विक माने जैविक, यानी कहना कि वो कृत्रिम हृदय को भी विकसित कर लिया, इन्हीं के नाम पर जैविक 7 कृत्रिम हृदय बनाया गया। जैविक 7 यानी जैविक से हो जाएगा जॉर्विक। ठीक है साथियों, तो ये देख लीजिए, यह इसको ना थोड़ा आपको बढ़िया से और भी इसको 2-3 बार देख के इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इस सब जितना है ना लगभग आगे भी है, तो उसको भी हम आपको बढ़िया से याद करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा ट्रिक देके बढ़िया से ट्रिक देके याद करवाएंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा करवा दिए आप लोग को। इसको आपको सभी को थोड़ा बढ़िया से इसको कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक भी बढ़िया से आपको इसको थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए इसको जल्दी हम आपको करवा दिए। ठीक, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।